हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशंस यूएन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? द यूनाइटेड नेशंस an international organization was established to ensure peace and security at the international level. In the present chapter, we shall study its objectives, principles, structure, and role in securing peace. तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अबाउट यूनाइटेड नेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट कंट्रीज़ ने मिल के बनाया था ताकि इंटरनेशनली पीस इंश्योर कर सके एंड हर कंट्री को सिक्योर रख सके। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, स्ट्रक्चर कैसा था और किस तरीके से उसने पीस स्टैब्लिश किया। The United Nations a background. Two world wars were fought at the start of 20th century. Life and property were destroyed on a large scale in these wars. As a result, the League of Nations was established after the First World War and the United Nations was established after the Second World War out of a realization that there has to be a mechanism to establish world peace. तो वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़े गए थे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है हिस्ट्री के 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। और ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें बहुत सारी लाइफ का लॉस हुआ था एंड बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, वो भी बहुत ही लार्ज स्केल में, जिसके कारण सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो अनसक्सेसफुल रहा, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश किया जा सके। द लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट सक्सीड एट ऑल, बट after the use of the nuclear weapons in the Second World War, the idea took root that such destructive wars should be stopped and that it is the collective responsibility of all nations to do so. The United Nations was established after the Second World War to instill this understanding among all nations. सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बनाया गया था जो अनसक्सेसफुल रहा था। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिका ने जापान पे न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया था, जिसके बाद पूरा वर्ल्ड ये समझ गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है एंड इफ़ थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो शायद ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसका मेन मोटिव था कि पीस स्टैब्लिश करना एंड हर कंट्री को सिक्योर रखना। क्रोनोलॉजी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश करने के पीछे क्रोनोलॉजी क्या थी? द अटलांटिक ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सर विंस्टन चर्चिल एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन 14th अगस्त 1941। तो एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था अटलांटिक ट्रीटी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सर विंस्टन चर्चिल और अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ऑन 14th अगस्त 1941। According to this treaty, a decision was taken to set up a permanent mechanism to establish international security after the Second World War was over. और ये जो ट्रीटी साइन की गई थी इसमें ये डिसीजन लिया गया था कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमेशा के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिश की जा सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। डिटेल्ड डिस्कशंस फॉलोड ऑन दिस डिसीजन इन 2 कॉन्फ्रेंसेस among allied power in 1944 and 1945 and a draft of the treaty to establish an international ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रिपेयर। अब ये जो 2 सबसे पावरफुल कंट्रीज़ थी, इंग्लैंड और अमेरिका, इनके बीच डिस्कशन हुआ 1944 और 1945 में थ्रू 2 कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें ट्रीटी बनाई गई कि अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। एट San Francisco in America, representatives of 50 countries drafted the Charter of the United Nations after discussion. As soon as the war got over, the charter was signed on 24th of October 1945 and United Nations was established. इसके बाद सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में
इस्टेब्लिश है, वहाँ पे 50 कंट्रीज़ ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो था चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिस्कशन करने के बाद। और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, इस चार्टर को 24 अगस्त 1945 में साइन किया गया एंड यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश किया गया। द यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉवरेन नेशंस। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सॉवरेन नेशंस का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एक्चुअली यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस गोल से उसे बनाया गया है। द यूनाइटेड नेशन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन द बिगनिंग ओनली 50 countries were members of the United Nations. Today this number has gone up to 193. यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 50 कंट्रीज़ इसका पार्ट थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के 193 कंट्रीज़ आज के समय इसका पार्ट बन चुकी है। All these member nations come together on the platform of the United Nations. The United Nations has its own definite objectives. Briefly, the United Nations takes up all necessary measures for establishing international peace. जितने भी मेंबर नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन के, वो जो प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड नेशन का, मतलब जहाँ पे उसका ऑफिस है, जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे आते हैं एंड कोई भी इशू है उसे डिस्कस किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के कुछ फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड यूनाइटेड नेशन जितने भी स्टेप्स ज़रूरी हैं वो लेती हैं ताकि इंटरनेशनली पीस स्टैब्लिश किया जा सके। To establish friendly relation among nations, to enhance international security by solving international disputes, to safeguard and foster human rights and freedom. ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशन के। सबसे पहला कि हर नेशन के बीच में एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन हो। सेकंड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो, और किसी तरह का भी 2 कंट्री में डिस्प्यूट होता है तो उसे पीस के साथ सॉल्व किया जा सके और हर कंट्री के हर आदमी के पास ह्यूमन राइट्स हो और फ्रीडम हो। Along with these, the United Nations also aim at enhancing economic cooperation at the international level. और इसके बाद यूनाइटेड नेशन कोशिश करती है कि हर कंट्री के बीच इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो। All member countries are bound by duty to respect the diplomatic privileges of sovereign nations, not to attack other countries, and abide by international law and treaties. जितने भी मेंबर नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन के, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी उन्हें प्रिविलेजेस दिए गए हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, दूसरी कंट्री को अटैक ना करे, और जो भी इंटरनेशनल लॉज वहाँ बनाए गए हैं, जो भी ट्रीटी साइन की गई है, उसे फॉलो करे। द यूनाइटेड नेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ सॉवरेन नेशंस। नेचुरली इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स और रूल्स। दे आर ब्रीफली स्टेटेड एज फॉलोज। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट वो कंट्रीज़ हैं जिनका फॉर्मेशन कमिंग टुगेदर नेशन से हुआ है। इसका मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स साथ में आए और उन्होंने एक नेशन को फॉर्म कर दिया। इसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर सॉवरेन नेशन। तो ये जो कमिंग टुगेदर सॉवरेन नेशन से बने हुए नेशंस हैं वो इसका पार्ट है, लेकिन इंडिया होल्डिंग टुगेदर सॉवरेन नेशन है। इंडिया हमारा कमिंग टुगेदर सॉवरेन नेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया एक कंट्री था और उस कंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरली इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स और रूल्स, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं यूनाइटेड नेशन की जो स्टेटेड हैं। चलिए देखते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट, ऑल मेंबर नेशंस विल हैव द सेम स्टेटस। There is no discrimination among nations based on geographical size, economic और military power. जितने भी मेंबर नेशंस हैं यूनाइटेड नेशन के, वो एक लेवल पे रहेंगे, किसी को भी सुप्रीम नहीं कहा जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा नेशंस के जोग्राफिकल साइज़ के या कितना पैसा है उस नेशन के पास, उनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, इस हिसाब से।
बट ये बोलने की बातें होती है, ऐसा नहीं होता। यूएन में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के पास स्पेशल पावर होती है जिसे कहते हैं विटो पावर, 5 कंट्रीज़ के पास होती है एंड उन्हें हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। All member nations of the United Nations should respect the freedom and geographical unity of other member nations. जितने भी member nations है यूनाइटेड नेशन के, उनको दूसरी कंट्री की जो फ्रीडम है उन्हें रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब वो दूसरी कंट्री को अटैक नहीं करेंगे, कैप्चर नहीं करेंगे, और जोग्राफिकली यूनाइटेड Structure of the United Nations. The United Nations Charter describe the structure and functioning of the organization. Next, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, जो कंट्रीज़ ने डिस्कशन करने के बाद बनाया था, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा यूनाइटेड नेशन का और वो कैसे फंक्शन करेगी। तो यूनाइटेड नेशन हैज़ 6 मेन ऑर्गन्स। एक यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज़ जनरल असेंबली, सेकेंड इज़ सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ वन इज़ ट्रस्टशिप काउंसिल एंड सिक्स्थ वन इज़ सेक्रेटेरिएट। तो सबसे पहले जनरल असेंबली, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का। All the member countries are member of the General Assembly. The position and status of all the countries, whether they are rich or poor, big or small, is the same. Every year the General Assembly meets in its session from September to December. जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन के, वो जनरल असेंबली के भी मेंबर्स हैं। हर कंट्री की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो इक्वल है। चाहे वो कंट्री अमीर हो, गरीब हो, बड़ी हो, छोटी हो, उन्हें सेम ट्रीटमेंट मिलता है। हर साल जनरल असेंबली में सेशंस होते हैं, जिसमें मीटिंग्स होती हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक। ड्यूरिंग दिस सेशन द जनरल असेंबली डिस्कसेस इम्पॉर्टेंट इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट, disarmament, etc. The decisions in the General Assembly are taken by majority. These decisions are in the form of resolutions. Thus, the General Assembly only passes resolutions. It does not make laws. Next, जब भी सेशन होता है जनरल असेंबली का, तो वहाँ जनरल असेंबली में इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, डिसआर्ममेंट हो गया। और जो भी डिसीजन होता है जनरल असेंबली का, वो मेजॉरिटी से लिया जाता है कि किस डिसीजन को मैक्सिमम वोट मिले हैं। और ये जो डिसीजंस होते हैं ये सिर्फ रिजोल्यूशंस होते हैं। किसी भी जनरल असेंबली में सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन पास किया जाता है, लॉ नहीं बनाया जाता है। डिफरेंस क्या हुआ? एक्चुअली रिजोल्यूशन मतलब होता है कि हर कंट्री ये वादा करती है कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। पर लॉ बन जाने से क्या होता है? लॉ बन जाने से कंपल्शन हो जाता है, फिर अगर कंट्री नहीं मानती है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो इसीलिए जनरल असेंबली में सिर्फ रिजोल्यूशन पास होता है। The significance of the General Assembly lies in being a platform for representatives of member nations to come together and discuss and make policy decision on issues of global importance. जनरल असेंबली की ये इम्पोर्टेंस है कि ये सारी कंट्रीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो साथ आ सकती हैं, डिस्कस कर सकती है जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इश्यूज़ हैं एंड उस पर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला, टू इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक और ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशन का, उसके कौन से परमानेंट मेंबर होंगे और कौन नॉन परमानेंट होंगे, ये डिस्कस करना काम होता है जनरल असेंबली का। सेकंड वन, टू चूज द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंड द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट जो काम होता है यूनाइटेड नेशन का, वो होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल चूज़ करना और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जजेस चूज़ करना सिक्योरिटी काउंसिल से कंसल्टेशन लेकर। टू पास द एनुअल बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एंड नेक्स्ट जो जनरल असेंबली का काम होता है वो होता है यूएन के लिए बजट पास करना। नाउ कमिंग टू सिक्योरिटी काउंसिल, देयर आर 15 members in the security council. Of them 5 are permanent members while 10 are non-permanent members. किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 फिक्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, एंड बाकी जो 10 होते हैं वो होते हैं नॉन
परमानेंट मेंबर। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, इन्हीं की बात हो रही है, इन्हीं के पास सारा पावर होता है। एक्चुअली देखा जाए तो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनके पास कम पावर होता है। द नॉन परमानेंट मेंबर आर चूजन एवरी 2 years बाय जनरल असेंबली। अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, इन्हें हर 2 साल में चूज़ किया जाता है जनरल असेंबली के थ्रू। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स है, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, ये फिक्स रहते हैं, जो हैं अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड चाइना। They have the veto power for any decision to be taken. The assent of all 5 permanent members and 4 non-permanent members is necessary. If even one of the 5 permanent member uses his veto, gives a negative vote, the decision cannot be taken. और कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका इनकी हाँ मिलना ज़रूरी है एंड 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स की हाँ मिलना ज़रूरी है। लेकिन इनमें से एक भी परमानेंट मेंबर इफ़ ना कर देता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। नाउ फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट, the main responsibility of the Security Council is to maintain international peace and security. The Security Council may suggest one among the following alternatives in situation of international conflict. तो सबसे मेन जो जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो ये होती है कि इंटरनेशनल पीस मेंटेन करके रखना एंड हर कंट्री को सिक्योर रखना। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो अगर 2 कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है या किसी तरह का भी डिस्प्यूट होता है तो ये अल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकती है। एंड resolve conflict and make efforts to establish peace, impose economic sanctions or take a decision of military action against the aggressor nation. यदि 2 कंट्रीज़ के बीच किसी तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे ख़त्म करे या रिजॉल्व करवाए और कोशिश करे पीस स्टैब्लिश करने की। इफ़ जहाँ पे भी ज़रूरत है इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दे या फिर मिलिट्री एक्शन के डिसीजन लेने हैं तो ले ले। इफ़ कोई कंट्री बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है एंड वॉर करने की बात कर रही है तो उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लिया जा सकता है बाय सिक्योरिटी काउंसिल। सेकेंड वन, टू प्रिपेयर पॉलिसीज़ फॉर आर्म्स कंट्रोल। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो ये होती है कि आर्म्स का यूज़ लिमिटेड करने के लिए, आर्म्स का यूज़ कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाए। Third one, to play a joint role along with General Assembly in the appointments of the judges of the International Court of Justice and of the United Nations Secretary General. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रोल होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो ये होता है कि वो जॉइंट रोल होता है विद जनरल असेंबली, और वो रोल होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जजेस अपॉइंट करना एंड साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल चुनना। सजेशंस आर बीइंग मेड टू रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेक इट वन more democratic. India is making efforts to get the permanent membership of Security Council. Next, बहुत सारे सजेशंस अलग अलग कंट्रीज़ के थ्रू दिए जा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस लाए जा सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जा सके। और इंडिया भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स ले रहा है कि इंडिया जल्द से जल्द सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो जाए, बन जाए, क्योंकि इंडिया इज़ ट्राइंग, बट इंडिया की जो बात है वो यूनाइटेड नेशन नहीं मान रहा है। इंडिया क्योंकि आज के समय डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है, जो भी पावर हो इंडिया के पास भी है एंड वो कहीं ना कहीं डिज़र्व करता है कि वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो, बट ऐसा कंट्रीज़ अलाउ नहीं कर रही है। बट इंडिया इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए। Now coming to Economic and Social Council. The main objective of this organization is to coordinate the economic and social policies of the United Nations. मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, वो ये होता है कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी सोशल पॉलिसीज़ हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करा के चलना। मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज़ को साथ में लेकर चलना। The council has 54 members. They are selected by the General Assembly.
Each member has a tenure of 3 years and each year 1/3 of the member are newly chosen. नेक्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स होते हैं एंड उन्हें जनरल असेंबली सेलेक्ट करती है. हर मेंबर का जो टेन्योर होता है, टेन्योर मतलब होता है कि कितने समय तक वो मेंबर रहेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के. तो हर मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है एंड हर साल 1/3 ऑफ मेंबर नए चुने जाते हैं. डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट्स, और जो भी डिसीजन होते हैं इस काउंसिल के वो मेजॉरिटी वोट के हिसाब से लिए जाते हैं. नाउ कमिंग टू फंक्शंस. इनिशिएट डिस्कशन एट द ग्लोबल लेवल ऑन इश्यूज लाइक पॉवर्टी, unemployment, economic and social inequality, and suggest policies to tackle these problems. नेक्स्ट सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है कि ग्लोबल इश्यूज जो हैं जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है, उन पे डिस्कशंस करना, उन पे डिसीजंस लेना एंड उसके बाद उन पे पॉलिसीज़ बनाना. नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है डिस्कस इश्यूज लाइक विमेंस क्वेश्चन, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स, ग्लोबल ट्रेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एक्सेट्रा एंड मेक डिसीजंस. नेक्स्ट काम होता है जितनी भी इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन करना. जो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है उन पे, जैसे औरतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, औरतों की एम्पावरमेंट की, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम मिलना हर किसी को, ग्लोबल ट्रेडिंग की बात करना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की बात करना एंड इन पे डिसीजंस लेना. नाउ थर्ड वन इज मेक एफर्ट्स टू स्टैब्लिश कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल. नेक्स्ट एफर्ट्स लेना ताकि कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन हो, मतलब कल्चर और एजुकेशन को साथ में लेके चले इंटरनेशनल लेवल में. कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन एसोसिएशन विद द यूनाइटेड नेशन. नेक्स्ट जो काम होता है वो ये होता है कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो भी फंक्शंस हैं उन्हें साथ में लेकर चलना, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के जो यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है. इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.